वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सीड जर्मिनेशन के जो लास्ट प्रोसेस है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सीड अपने स्टोर्ड फूड मटेरियल से ऊर्जा प्राप्त करता है या उसे मोबिलाइज करता है ताकि उससे प्राप्त एनर्जी के द्वारा वो जर्मिनेटिव प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास तीन मुख्य कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो ज़्यादातर सीड जो है इन्हीं फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर रहते हैं। तो इनका ज़रूरी है कि ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आए, ये छोटे छोटे मेटाबोलाइज हो जाने वाले फॉर्म में ये टूटे और उसके बाद फिर जो एम्ब्रियो में ग्रोथ हो रही है वहाँ पर एसिमिलेट होकर के वहाँ एनर्जी प्रदान करें। तो इसमें देखा गया कि ये जो विखंडन है, जो ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल है, ये किसके द्वारा होता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा होता है। ऐसा हमें पता लगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दीज पॉलीमर्स ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। जैसे पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, हाई एटॉमिक वेट लिपिड्स हैं। तो इन्हें छोटे छोटे आसानी से टूट सकने वाले फॉर्म में चेंज होना पड़ता है। तो तीनों ही सीड्स में तीनों ही प्रकार के कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर स्टडी हुई वो हुई हॉल्डियम वल्गेर की, बार्ली की, क्योंकि 19वीं सदी के सेकेंड हाफ में ये देखा गया कि बार्ली को अगर हम इसकी माल्टिंग करें तो इससे शराब बनाई जा सकती है। तो मनुष्य का ध्यान इस पर गया कि किस प्रकार ये माल्ट होता है और इसमें कौन कौन सी माल्ट में क्या करते हैं, इसे भिगा के रख देते हैं। तो माल्टिंग के दौरान जब वाटर इम्बाइब हो जाता है तो किस प्रकार से स्टोर्ड फूड मटेरियल धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने वाले मटेरियल में चेंज होता है, फिर फाइनली ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सीरियल्स में, यानी सीरियल्स ग्रेन में किस प्रकार स्टार्च मोबिलाइज होता है। तो स्टार्च मोबिलाइजेशन है, इसमें इसकी स्टडी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इसमें देखा गया कि जैसे ही सीड इम्बाइब होता है तो जो इसका एंडोस्पर्म है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो करके एम्ब्रियो की तरफ जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार से एक ग्रेन होता है जो जिसका कि मेजर पार्ट एंडोस्पर्म होता है और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो इस प्रकार से एम्ब्रियो के रूप में रहता है। ये ज्यादातर हिस्सा जो इसका है वो एक डेड सेल्स का बना होता है, जो एंडोस्पर्म है। देखिए यहाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो डाइकॉट्स में मोस्टली, ऐसा नहीं है कि 100%, मगर मोस्टली जो फूड ग्रेन्स या जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं
उसमें ज़्यादातर कॉटिलीडन में रिजर्व होता है, जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलीडन में होता है, और मोनोकॉट्स में वो एंडोस्पर्म होता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, जिसको हम एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें सारे के सारे डेड सेल हैं और पूरा स्टार्च इसी में भरा हुआ है। इसके अंदर एक लेयर होती है जो एक से लेकर के 4 लेयर की बनी होती है, यानी उसमें 1 से लेकर 4 तक लेयर्स होते हैं, जिसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ये किसकी बनी होती है? ये 2 से लेके 4 लेयर्स की बनी होती है। इसके सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है? स्टार्च है। और जो स्टार्च सेल्स हैं वो डेड होते हैं। तो केवल लिविंग कौन सा हुआ? एल्यूरोन लेयर। और बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में भी आप जानते हैं कि इस प्रकार से एक कॉटिलीडन होता है। ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लूमूल है। प्लूमूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ये जो एक सिंगल कॉटिलीडन होता है उसको हम यहां क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ये जो सिंगल है इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम, जो यहां पर है। ये किसके साथ अटैच रहता है? ये एल्यूरोन लेयर के साथ अटैच रहता है, यानी इट इज लाइंग पैरेलल टू द एल्यूरोन लेयर। तो इट वॉज नोटिस्ड एंड ऑब्जर्व्ड दैट, कि पहले पता लग गया था कि अगर हम एम्ब्रियो हटा दें इसमें से, यानी इस ग्रेन में से एम्ब्रियो लेस कर दें, पूरा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा हटा दें, तो माल्टिंग नहीं होती थी, यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च नहीं होता था। और अगर हम, ये भी हमें बाद में पता चला कि हाँ, अगर हम ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, मान लीजिए एम्ब्रियो लेस हाफ सीड, इसे क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो लेस हाफ सीड। अगर एम्ब्रियो लेस हाफ सीड है तो उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्च या ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च नहीं हो रहा है, या उस रेट से नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम एम्ब्रियो लेस हाफ सीड में जिब्रेलिक एसिड डालते थे, जो कि एक हार्मोन है, तो उसमें ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च होने लगता था। तो ये भी हमें पता चला ड्यूरिंग द स्टडी कि ये जो जीए है ये क्या कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या कर रहा है? किसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिंथेसाइज करने का ऑर्डर दे रहा है। तो कौन सी चीज सिंथेसाइज हो रही है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगी? वो थी अल्फा एमाइलेज। तो अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन देखा गया कि एम्ब्रियो लेस हाफ सीड में नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर इसी इम्ब्रियोलेस हाफ सीड में जब हम इसे इम्बाइब कराते हैं, और मतलब जरूरी है कि आप इसे पानी में डालें, ऐसे नहीं, केवल इम्ब्रियोलेस हाफ करने से नहीं होगा, उसे इम्बाइब कराएंगे और फिर उसमें हम चेक करेंगे तो अल्फा एमाइलेज नहीं बन रहा है अगर उसमें एम्ब्रियो नहीं है। और अगर उसमें एम्ब्रियो नहीं है और हम बाद में उसमें जीए से ट्रीट करते हैं तो उसमें अल्फा एमाइलेज बनता रहता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इम्ब्रियो secretes gibberellic acid which reaches aileron layer या aileron cells, which results in the synthesis of alpha amylase, results in the synthesis of alpha amylase। तो ये कंक्लूजन इस सारी स्टडी से निकला कि अगर हम बार्ली सीड को इम्बाइब कराते हैं और अगर वो सीड एम्ब्रियोलेस है, यानी उसका एम्ब्रियो हमने काट के हटा दिया है, तो उसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन बहुत ही लो लेवल पे होगा। और अगर ऐसे ही एम्ब्रियोलेस सीड में हम जिब्रेलिक एसिड डाल दें, यानी ट्रीट कर दें, जब बहुत लो कंसंट्रेशन में अगर जिब्रेलिक एसिड डालें तो उसमें फिर से प्रोडक्शन होने लगता है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इम्ब्रियो जो है, जिब्रेलिक एसिड कौन सिक्रीट कर रहा है? इम्ब्रियो। ये जिब्रेलिक एसिड कहां जा रहा है? एल्यूरॉन सेल्स में, और एल्यूरॉन सेल्स क्या कर रहे हैं? अल्फा एमाइलेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस कंक्लूजन्स के बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो अल्फा एमाइलेज बन रहा है एल्यूरॉन सेल्स में, ये एल्यूरॉन सेल्स में जो बन रहा है वो क्या स्टोर्ड मैसेंजर आर नहीं, वो क्या स्टोर्ड इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम है? तो दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जो भी एंजाइम बना एल्यूरॉन लेयर में अल्फा एमाइलेज, क्या वो पहले से वहां मौजूद था प्रिकर्सर के रूप में? तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया कि जब ट्रीटमेंट दिया गया तो आइसोटोपिक ऑक्सीजन, जो हैवी ऑक्सीजन है, इसको जो है इसको एडमिनिस्टर किया गया टू दी germinating seed, and later on it was separated by isopycnic equilibrium centrifugation। आइसोपिकनिक इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, उससे इस O8 वाले एंजाइम को सेपरेट किया गया। किससे? O16 वाले एंजाइम से। जब सेपरेट करके देखा गया तो ये देखा गया कि ये जो एंजाइम बन रहा है ये बिल्कुल नया बन रहा है, यानी इट इज द डी नोवो सिंथेसिस।
तो डी नोवो सिंथेसिस इसकी हो रही है अल्फा अमाइलेज की, ना कि ये पहले से मौजूद किसी एंजाइम के एक्टिव होने से बन रहा है। भाई देखिए, बहुत सारे इफ एंड बट्स और बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो उसमें नंबर 1 तो हमें यह पता चला कि जिब्रेलिक एसिड का इसमें रोल है, क्योंकि अगर हम एम्ब्रियोलेस सीड में जिब्रेलिक एसिड के लोअर कंसंट्रेशन को डालते हैं या ट्रीट करते हैं तो उसमें अल्फा एमाइलेज बनता है। ये भी हमें पता चला कि अल्फा एमाइलेज एल्यूरॉन सेल से बन रहा है और किसी और सेल से नहीं बन रहा, क्योंकि एल्यूरॉन सेल ही अकेली लिविंग सेल है एंडोस्पर्म। फिर हमने ये देखा कि वो जो एंजाइम है वो बन रहा है किससे, नया एंजाइम बन रहा है, पहले से बना हुआ स्टोर्ड नई फॉर्म में या प्रिकर्सर फॉर्म में सीड में नहीं है। तो उसको हमने जैसे ही O18 को डाला किसी जेनेटिक सीड में और उसमें से बने हुए एंजाइम को अलग किया आइसोपेक्टिक इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो हमें पता चला कि जो O16 है जो पहले से बना है उसकी मात्रा बहुत कम है और O18 वाले की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी में धीरे धीरे हमें ये भी पता चला कि जो GA है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी अल्फा अमाइलेज बहुत सारे आइसोजाइम के रूप में बन रहा है। आइसोजाइम्स जिसमें कि 2 कम से कम, जैसे टाइप A, इसे कहा लो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड टाइप B हाई इलेक्ट्रिक पॉइंट या हाई PI ग्रुप, लो PI ग्रुप और हाई PI ग्रुप। तो जो अल्फा अमाइलेज बन रहा है वो एक ही तरीके का नहीं, इसके कुछ आइसोजाइम्स भी बन रहे हैं। इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे आइसोजाइम्स होते हैं जिनको हम 2 मुख्य पार्ट में बांट सकते हैं, कि एक लो PI पॉइंट का है और एक हाई आइसो इलेक्ट्रिक, इसे आप इलेक्ट्रिक ना कह के आइसो इलेक्ट्रिक कहिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो लो PI पॉइंट एंड हाई PI ग्रुप के अल्फा अमाइलेज बने। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशंस ये आए कि जो GA है वो किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमने देखा कि वो अल्फा अमाइलेज को सिंथेसाइज कर रहा है। लेकिन ये भी पता चला कि GA जो है अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएजेस, ग्लूकेनेजेस, फॉस्फेटेजेस, DNAs एंड RNAs और एक आध और। तो ऐसा नहीं है कि GA सिर्फ अल्फा अमाइलेज बना रहा है, ऐसा नहीं है, वो अदर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम्स को भी बना रहा है। यानी अगर हम ये देखें कि स्टार्च के बजाय मान लीजिए कोई दूसरा रिजर्व फूड मटेरियल है तो भी उस पर GA का असर पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सीरियल्स में कुछ दूसरे और प्रकार के कंपाउंड्स भी हों, क्योंकि सीरियल्स में हम जानते हैं कि ज़्यादातर स्टार्च ही मिलता है। लेकिन फिर भी प्रोटीएजेस है प्रोटीन्स के लिए, ये फिर से ग्लूकोज के लिए है, और ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो DNAs RNAs है।
तो ये भी निकला। फिर अदर ऑब्जर्वेशन और क्या आया कि अभी हम इसे किस में देख रहे थे, बार्ली में। जीए का प्रोडक्शन किस में स्टडी हो रहा था, बार्ली में। लेकिन बार्ली के अलावा राइस, वीट और अवीना एटसेट्रा में जो रोल है, यानी जो जीए का रोल है, वो इन सभी सीड के एलुरॉन सेल्स में शो सिमिलर रेस्पॉन्स, यानी एक जनरल कंट्रोल है जीए का, जो कि इम्ब्रियो से सिक्रीट होकर के एल्यूरॉन में जाता है। वो चाहे तो बार्ली में हम जरूर उसे देख रहे हैं, लेकिन बार्ली के बजाय अगर हम राइस, वीट और एविना में भी देखना चाहें तो वहां भी जीए का रिस्पॉन्स कमोबेश बिल्कुल सेम होता है। तो इतनी सारी बातें हमें समझ में आई जब स्टडी हुई। फिर जब मॉलिक्यूलर स्टडी हुई, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये सब तो इतने सारे तो हमें पता लग गए कि ये 20वीं सदी के आते आते तक, यानी 1960 तक सब ये पता लग गई थी सारी बातें कि किस प्रकार जो है जिब्रेलिक एसिड अल्फा अमाइलेज के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे सवाल और पैदा हुए जैसे जैसे टेक्निक्स आई कि, तो छठवां बात ये समझ में आई कि अगर ये मतलब प्रश्न ये उठा कि जीए अगर अल्फा अमाइलेज को बना रहा है तो ये अल्फा अमाइलेज क्या स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए पे बन रहे हैं, यानी इफ दे आर सिंथेसाइजिंग बाय द ट्रांसलेशन ऑफ स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए। तो इसमें वर्मा एंड तो इसमें वार्नर एंड चंद्रा 1964 में इन्होंने कहा कि अगर हम, यानी अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस स्टॉप्ड हो जा रही है, बंद हो जा रही है, अगर इसे हम एक्टिनोमाइसिन डी, अगर हम इसे एक्टिनोमाइसिन डी से ट्रीट करते हैं, अगर हम सीड को इम्बाइबिशन के बाद एक्टिनोमाइसिन डी से शुरुआती चरण में, यानी इम्बाइबिशन के तुरंत बाद, यानी इन अर्ली आवर्स, में एक्टिनोमाइसिन डी देते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन बंद हो गया है। लेकिन अगर हम इसे लेट आवर्स मींस आफ्टर 7 to 8 आवर्स ट्रीट करते हैं तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नॉट अकर। कब? जब हम लेट आवर्स में डालें, यानी 7 शुरू इम्बाइबिशन के बाद, जब जैसे ही जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुई, शुरू के 4-5 घंटों में अगर हमने एक्टिनोमाइसिन डी डाल दी तो अल्फा एमाइलेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 6-7 घंटे 8 घंटे के बाद अगर एक्टिनोमाइसिन डी डाल रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं आता है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? इस जानकारी का कंक्लूजन ये निकला कि हम ये जानते हैं कि एक्टिनोमाइसिन डी
एक्टिनोमाइसिन डी जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है। तो ये इसीलिए जब नया मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा है तो नया अल्फा अमाइलेज कैसे बनेगा। लेकिन बाद में अगर लेट आवर्स में भी हम एक्टिनोमाइसिन डी डाल रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है लेट आवर्स में मान लीजिए, तो हो सकता है कि तब तक सफिशिएंट मैसेंजर आरएनए बन चुका हो। यानी शुरू के 5-6 घंटों में ही ट्रांसक्रिप्शन हो करके मैसेंजर आरएनए बन गया हो, इसलिए अगर बाद में एक्टिनोमाइसिन डी डालकर हम उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं है। लेकिन लेट आवर्स में अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर डाल देते हैं, यानी क्या डाल देते हैं, साइक्लो हेक्सीमाइड। तो हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है कि साइक्लोहेक्सीमाइड क्या करता है, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। तो अगर हम साइक्लोहेक्सीमाइड भी डाल देते हैं चाहे जब या लेट आवर्स में ही सही, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, यानी अल्फा अमाइलेज नहीं बनता है, अल्फा अमाइलेज नहीं बनता। तो ये जो कंक्लूजन, ये जो सवाल था कि स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए पर है, ये इससे प्रूव होता है कि स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए पर अगर होता तो एक्टिनोमाइसिन डी से उसका प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होता। चूंकि वो नए मैसेंजर आरएनए पे बन रहा है, इसलिए एक्टिनोमाइसिन डी ने जब नए मैसेंजर आरएनए को बनने से रोक दिया तो प्रोडक्शन भी अल्फा अमाइलेज का रुक गया। और अल्फा अमाइलेज जो बन रहा है वो नया बन रहा है, यानी पुराना प्रिकर्सर नहीं है, तो नया बन रहा है, तो न्यूली ट्रांसलेटेड पॉलीपेप्टाइड है। इसलिए जब हम ट्रांसलेशन का भी इनहिबिटर डाल देंगे तो भी अल्फा अमाइलेज नहीं बनेगा। उसके बाद और भी सवाल पैदा हुए मोबिलाइजेशन को लेकर के। वो सवाल ये थे, 7वां पॉइंट, कि हम इसे कैसे तय करेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए, मतलब इसे और कैसे प्रूव करेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो जीए की, मतलब जीए की वजह से मैसेंजर आरएनए की संख्या भी बढ़ रही है। अभी तो हमने ये देखा था कि मैसेंजर आरएनए को बनाने वाली प्रक्रिया को हम, प्रोसेस को एक्टिनोमाइसिन डी से रोक सकते हैं। लेकिन फर्दर इसके बारे में जानकारी के लिए कि जो जीए है, यानी जीए से ट्रीटमेंट हमने दिया, जीए से ट्रीटमेंट हमने दिया तो अल्फा एमाइलेज मैसेंजर आरएनए बढ़ना चाहिए, इंक्रीजेस। तो इसे कैसे देखेंगे, तो जब हमने देखा नई टेक्निक्स हमने लगाए, तो जो जीए का जो ट्रीटमेंट है उससे क्या हुआ, देयर इज ए इंक्रीज्ड incorporation of precursors of messenger RNA। एल्यूरॉन सेल्स में जब हमने इसको स्टडी किया कि हम जब जीए डालते हैं तो होता क्या है, तो वहां जब हमने मैसेंजर आरएनए के लेबल्ड प्रिकर्सर्स, लेबल्ड कर लीजिए इसे, लेबल्ड प्रिकर्सर्स को डाला तो जीए ट्रीटमेंट में लेबल्ड प्रिकर्सर्स का अपटेक बढ़ गया। तो ये अपने आप में ये शो कर रहा है
कि जीए का जो ट्रीटमेंट है वो मैसेंजर आरएनए की संख्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनाने वाले जितने प्रिकर्सर थे वो बढ़ गए। इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिकों ने जब ये चेक किया कि हम सारे मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करके देखें, यानी मान लीजिए प्रोटोप्लास्ट सबका निकाल लिया एल्यूरॉन सेल्स का, और उसमें जितने ट्रांसलेटेबल मैसेंजर आरएनए थे उन सबको ट्रांसलेट किया, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन मिलेगी। उन सभी प्रोटीन को अलग किया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेटेड प्रोटीन्स शोड कि जो अल्फा एमाइलेज है increased after GA treatment, यानी जब एल्यूरॉन सेल्स में से सारे ट्रांसलेटेबल मैसेंजर आरएनए हमने बाहर निकाले। कैसे हम निकालते हैं ट्रांसलेटेबल? जिसमें पॉली ए टेल लगी हो। हम ये जानते हैं कि पॉली ए टेल अगर उसमें लगी है, इसका मतलब वो बिल्कुल मैच्योर मैसेंजर आरएनए है और उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि अगर हम सारे मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करें और उससे प्राप्त जितनी प्रोटीन है उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के आधार के द्वारा अलग करें, तो हमें देखते हैं कि जो अल्फा अमाइलेज है उस वाले यानी अल्फा अमाइलेज की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है जीए ट्रीटमेंट के बाद। इसका मतलब है कि जो भी ट्रांसलेटेबल मैसेंजर आरएनए था उसमें अल्फा एमाइलेज मैसेंजर आरएनए ज्यादा था, तभी तो अल्फा एमाइलेज इंक्रीज किया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि जो जीए का फंक्शन है, जीए का जो फंक्शन है वो जीनिक लेवल पर कहां तक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उसमें कितना रोल है, ट्रांसलेशन का कितना रोल है। इसी क्रम में दूसरा ये सवाल फिर से पैदा हुआ कि हम ये तो देख रहे हैं कि जीए के ट्रीटमेंट से ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कंट्रोल है, लेकिन इसमें यह देखना था कि ट्रांसक्रिप्ट की संख्या बढ़ रही कि नहीं। whether transcript increases or not. तो यहां फिर से एक सवाल पैदा हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल तो है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर हम जीए से ट्रीट करें तो ट्रांसक्रिप्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक आरएनए है। ट्रांसक्रिप्ट क्या है, एक आरएनए है। आरएनए की मात्रा को हम कैसे जज कर सकते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉट से। तो ये जो नॉर्दर्न ब्लॉट है ये शो कर, देखिए आप जानते हैं कि सदर्न ब्लॉट डीएनए को बताता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम आरएनए की मात्रा को जानते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉट की टेक्निक से हम
प्रोटीन को जानते हैं। तो अगर यहां पर कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि अगर इसका नॉर्दर्न ब्लॉट किया जाए जीए को ट्रीटमेंट देने के बाद तो क्या होता है। तो जीए का ट्रीटमेंट देने के बाद जब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की गई तो ये देखा कि ट्रांसक्रिप्ट की अमाउंट बढ़ गया है, अमाउंट इंक्रीजेस। फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन फिर से अराइज हुआ कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट बढ़ रहा है ये किसका बढ़ रहा है, इसे हम कैसे बताएंगे। तो उसमें ये हम जानते हैं, अभी हमने आपको पहले बताया था कि आइसोजाइम्स बनते हैं। अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है उसके कई सारे आइसो एंजाइम्स बनते हैं, जिसमें कि हमने उन्हें टाइप ए जो लो पीआई ग्रुप के थे और टाइप बी हाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के जिनके होते हैं उस ग्रुप में बांटा हुआ था। तो वहां पर जब स्टडी की गई कि ये बताइए ट्रांसक्रिप्ट तो बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, टाइप ए का बढ़ रहा है कि टाइप बी का बढ़ रहा है। तो जैसे ही जीए ट्रीटमेंट हुआ, जैसे ही जीए ट्रीटमेंट हुआ वैसे ही टाइप ए और टाइप बी के ट्रांसक्रिप्ट में 20 गुना और 100 गुना वृद्धि हुई, यानी 22 टाइम्स ए में वृद्धि हुई और 100 टाइम्स बी में वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो टाइप ए है यानी जो लो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला हमारा आइसोजाइम है वो जीए ट्रीटमेंट से पहले ही कहिए या पहले भी एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड बिफोर जीए ट्रीटमेंट, एक्सप्रेस्ड बिफोर जीए ट्रीटमेंट। कौन सा? टाइप ए। यानी अगर जीए नहीं भी होगा तो भी एल्यूरोन सेल में टाइप ए वाले आइसोजाइम एक्सप्रेस होंगे और जो स्टार्च का ब्रेक डाउन का रेट है वो बहुत धीरे हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो हो सकता है कि कोई म्यूटेंट ऐसा सीड हो जाए जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड ना बनता हो, तो क्या उसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होगा? होगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होगा। तो वहां पे हमें यह पता चला कि जो ट्रांसक्रिप्ट बढ़ रहा है नॉर्दर्न ब्लॉट से हमें पता चला था, वो ट्रांसक्रिप्ट कौन सा बढ़ रहा है? हाई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला 100 गुना तक बढ़ जा रहा है, और जो लो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो ट्रीटमेंट से केवल 20 गुना बढ़ता है। तो ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जो हमारे इसमें एडिशन हुआ। अब इतना जानने के बाद ये तो तय हो ही गया, इतना 10 पॉइंट हमने 10 अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी, इससे ये तो पता चल ही गया कि जो मैकेनिज्म है जीए की, जो रेगुलेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज बाय जीए। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन। बेसिकली हम मोबिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन है उस पर जीए का कंट्रोल किस तरीके से होता है, यानी किस तरीके से जीए रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज। तो उसमें हमें यह तो अब पता लग गया कि जीए जो अल्फा अमाइलेज को बना रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर कंट्रोल हो रहा है, यानी अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो कोई सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो चूंकि हम जान रहे थे तो हमने एक और तरीका देखा कि क्यों ना इस ट्रांसक्रिप्ट को cDNA से हाइब्रिडाइज कराया जाए। भाई यहां नॉर्दर्न ब्लॉट में ट्रांसक्रिप्ट हमको मिला, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए के रूप, मतलब आरएनए के रूप में तो है, लेकिन वो अल्फा अमाइलेज का है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां cDNA हाइब्रिडाइजेशन ने शो किया कि वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ज्यादातर
जो है वो अल्फा एमाइलेज का ही है। तो इससे हमने काउंटर चेक कर लिया कि सी बाय द हेल्प ऑफ cDNA वी observed that the number of transcript which are increasing are from the group of alpha amylase messenger RNA। इसके बाद एक और सवाल पैदा हुआ कि जब हम cDNA बना ले रहे हैं, यानी अब हम जीन लेवल पे पहुंच गए, तो हम ये जानते हैं कि जीन में दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन। ये स्टार्ट है जीन का और इसके आगे मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है। तो ये प्रोमोटर रीजन या लीडर सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो जब हमारे पास और टेक्निक्स आ गई इवॉल्व होकर के कि इस लीडर सीक्वेंस में हम किसी दूसरे जीन के पीछे लगा सकते हैं, इस लीडर सीक्वेंस को या प्रोमोटर सीक्वेंस को हम किसी दूसरे जीन के पीछे लगा करके जब हम इसे एक्टिवेट करेंगे प्रोमोटर को, क्योंकि जीए आएगा तो यहां तो एक्टिवेट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो जीन है। जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए जो और एक्सेसरी सेगमेंट होते हैं जो उसे इनिशिएट करते हैं कि हाँ अब हम यहां पर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने देंगे और आरएनए बनाने देंगे, वो क्या करेगा, वो जो जीए का जो जिब्रेलिक एसिड का रोल है वो कहां होगा, वो प्रोमोटर सीक्वेंस में होगा। तो हमारे पास टेक्निक आई कि अगर हम यहां पर अल्फा एमाइलेज की जगह कोई दूसरा जीन कंस्ट्रक्ट करें जिसमें कि प्रोमोटर इसका लगा हो और जीन कोई दूसरी हो, तो जब हम जीए का ट्रीटमेंट देंगे तो अपने आप इस जीन को बनने लगना चाहिए। यह टेक्निक हमने डेवलप कर ली, लेकिन और इससे हमें दिख भी गया कि हाँ जो जीए है वो इस प्रोमोटर सीक्वेंस को, यानी जो अभी तक हम ये जान रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीए वर्क करता है, अब हमने ये जानना शुरू किया कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर वो प्रोमोटर सीक्वेंस में क्या करता है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो प्रोमोटर रीजन है उसमें यहां पर -128 बेस पेयर है और यहां पर है -148 बेस पेयर। ये पता चला कि ये वाली जो चीज है, जो ये वाली चीज है, यही जो है जीए को रेस्पॉन्ड कर रही है। जीए रेस्पॉन्ड एलिमेंट कहां है, वो 148 -148 से लेके -128 तक है। तो इसे और नैरोड डाउन किया गया, क्योंकि ये कैसे पता चलता है, जब हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में टेस्ट करते हैं तो हम बार बार देखते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर आ रहा है, बाकी और स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो सिमिलर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जीए जो हार्मोन है वो जाके इसी को एडजस्ट करता होगा। वो तो बात की बात है कि वो क्या बना करके खुद ही लग जाता है हार्मोन। अच्छा, हार्मोन के टुकड़े हो सकता है कि इस पे खुद ही लग जाए या किसी दूसरे प्रोटीन के माध्यम से इसको पे लगे, जिसे हम एक्टिवेटर वगैरह या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जीए रिस्पॉन्स एलिमेंट बना, जिसे अगर हमने नैरो डाउन किया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जीए रिस्पॉन्स एलिमेंट। इसे जब नैरोड डाउन किया, इसको की कितना है, 20 है, ये जो है 20 बेस पेयर का है। इसे जब नैरो डाउन किया तो ये क्या निकल के आया, TAACAA। ये एक ऐसा बॉक्स बन के निकल के आया कि ये एलिमेंट ऐसा है जो बिल्कुल
हाईली कंजर्व्ड है बार्ली में। और बार्ली में ही जब ये देखा कि इसको जब ये वाला सीक्वेंस आ गया तो बार्ली में ही एक स्टोरेज, प्रोटीन स्टोरेज के लिए एक और प्रोमोटर सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म बॉक्स। ये किसमें होता है? बार्ली में। यानी इसे खोजा हुआ है। ये किसके लिए होता है? बार्ली में फॉर द रिजर्व करने के लिए किसे? प्रोटीन को। टू रिजर्व प्रोटीन, उसके लिए इस बॉक्स की जरूरत पड़ती है। उस बॉक्स का नाम है O2S। ये जो एंडोस्पर्म बॉक्स है उसका नाम क्या है? O2X। तो जब हम O2S और गेयर को यानी इसको मिला के देखते हैं, यानी हमने ये देखा कि प्रोमोटर रीजन में एक तो ये है टैका बॉक्स और एक है O2S बॉक्स। इसे मिला के फिर हमने क्या कहा? जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स। रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें और समझ में आई कि ये जो जीए का जो कंट्रोलिंग रोल है वो कहां पर है? उस अल्फा अमाइलेज के प्रोमोटर सीक्वेंस में है। और प्रोमोटर सीक्वेंस में भी कहां पर ज्यादा है? वो TAAC बॉक्स प्लस O2S जो हमारा सीक्वेंस है, जिसका जो एंडोस्पर्म बॉक्स के मोटिफ O2S मोटिफ से मिलता हुआ है। मोटिफ यानी सीक्वेंस, अ सेट ऑफ सीक्वेंस। उसके साथ ही ये पता चला कि जो एंडोस्पर्म बॉक्स में जो रिजर्व करने के लिए, प्रोटीन को रिजर्व करने के लिए जरूरी होता है, उसी में जो सीक्वेंस है O2S प्लस TAAC जो सीक्वेंस है, जिसे हम GA रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वही एक्चुअल साइट ऑफ एक्शन है GA की। तो यहां तक हम पूरा समझ गए कि GA कहां से बनना शुरू हुआ? एम्ब्रियो से एल्यूरॉन में पहुंचा, वहां उसने अल्फा अमाइलेज को बनाया, बिल्कुल नया, बिल्कुल नए मैसेंजर आरएनए पर। ट्रांसक्रिप्शन की संख्या, ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ गया, ट्रांसक्रिप्ट का भी संख्या बढ़ गई, और अल्टीमेटली वी कम टू नो दैट कि जो प्रोमोटर सीक्वेंस है उसमें एक बॉक्स है जो एंडोस्पर्म बॉक्स के साथ मिल करके GA रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फुल्ली मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें यह समझ आ गई कि इस प्रकार कंट्रोल होता है। इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे उसमें और सवाल उठेंगे। तो उसके बाद क्या सवाल उठ रहा है कि ये बताइए हार्मोन कहां पर सेंस किया जाता है? तो हार्मोन कहां पर सेंस किया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पर। जो स्टिमुलेट करेगा वो प्रोटीन को, वो हार्मोन बाहर से आएगा और एल्यूरॉन सेल के मेम्ब्रेन पर स्टिमुलेट कर देगा। वहां से कौन सा तत्व है या कौन सी चीज है जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगी? तो जब ये देखा गया कि जब हम GA का ट्रीटमेंट देते हैं तो कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है।
लेकिन कैल्शियम आयन के साथ साथ कैल्शियम बनाने वाली या कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने वाली कैलमोडुलिन भी इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हार्मोन आ रहा है और हार्मोन आने के बाद कैल्शियम का इंक्रीज हो रहा है, कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है यानी यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, और कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम को ले जाने वाली जो प्रोटीन है कैलमोडुलिन वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें जीए के ट्रीटमेंट के बाद कैलमोडुलिन का इंक्रीज दिखाई दिया है, और कैलमोडुलिन का जो इंक्रीज दिखाई दिया है वो कैल्शियम आयन के इंक्रीज के साथ भी, यानी कहां इंक्रीज हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंक्रीज हुई, वो भी दिखाई दिया। तो यहां ये शो करता है कि इस हार्मोन में कैल्शियम और कैलमोडुलिन प्रोटीन्स का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो ये जो 13 पॉइंट 12 पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए वो ये शो करते हैं कि किस प्रकार जब हम स्टोर्ड फूड के मोबिलाइजेशन में स्टार्च को स्टडी करते हैं तो स्टार्च की स्टडी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि अल्फा अमाइलेज है वो किस प्रकार जिब्रेलिक एसिड के कारण रेगुलेट हो रहा है। फिर क्या होगा इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए एंडोस्पर्म में बहुत सारे मतलब जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है, चाहे वो लिपिड हो, फैटी प्रोटीन्स हो, स्टार्च हो, वो जब डिसोल्यूट होने लगेगा तो उसके बाद वॉल को भी डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। जो स्टार्च सेल्स हैं उन्हें भी डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, तो उनके भी कुछ वॉल ब्रेकिंग यानी वॉल ब्रेकिंग एंजाइम्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो मैंने ये नाम लिखा है, तो ये सारे के सारे वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं, यानी अल्फा एराबिनोफ्यूरानोसाइडेज, एंडोजाइलेनेज, बीटा जाइलोपाइरेनोसाइडेज एंड 1,3 जो ब्रांचिंग हमारे स्टार्च के जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रांचिंग चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रांच को तोड़ने के लिए बीटा ग्लूकेनेज। तो ये जो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट कि वेन एवर यू ट्रीट द एलुरॉन विद जीए these wall breaking enzyme also increases, wall breaking enzymes भी बढ़ जाते हैं। तो हमने वो जो सारा अभी डिस्कस किया था उसमें हम ये पॉइंट बाद में भी जोड़ सकते हैं कि भले कोई भी स्टोर्ड फूड मटेरियल हो, लेकिन जब वो स्टोर्ड फूड मटेरियल को सेल से बाहर आना होगा यानी एंडोस्पर्म को बिल्कुल फुल्ली डिसोल्यूट हो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्हें वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ेगी जो जीए ट्रीटमेंट के बाद बढ़ते हैं। अब यहां पर एक रीसेंट जानकारी के लिए एक सवाल है कि जो हम ये तो जानते ही हैं कि जीए इज सिक्रीटेड बाय एम्ब्रियो, हम जानते हैं इसे, लेकिन एम्ब्रियो में कहां, एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है इसे, तो आप उसे क्या बोलेंगे, कॉटिलीडन, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, यहां कॉटिलीडन का नाम है। तो जीए कौन सिक्रीट कर रहा है, हम बार बार एम्ब्रियो 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 बोलते हैं, लेकिन जीए एक्चुअली में सिक्रीट कौन कर रहा है, स्क्यूटेलम। अब दूसरा सवाल फिर पैदा होता है कि क्या अल्फा अमाइलेज एल्यूरॉन सेल द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। ये रीसेंट अपडेट है कि अल्फा अमाइलेज क्या सिर्फ एल्यूरॉन सेल में ही सिक्रीट होता है। तो जो रीसेंट नॉलेज है उसमें ये है कि जब इसकी स्टडी करी गई, ऐसे किया गया
तो ये देखा गया कि जो स्क्यूटेलर एपिथीलियम है, स्क्यूटेलर एपिथीलियम है, वहां पर भी अल्फा एमाइलेज मिल रहा है। अल्फा एमाइलेज इज प्रेजेंट इन स्क्यूटेलर एपिथीलियम। तो जो हम अभी पढ़ते आए कि साहब एलुरॉन सेल्स, वो जरूरी नहीं है। और इनिशियल स्टेज पर अल्फा एमाइलेज स्क्यूटेलम के द्वारा ही बना दिया जाता है, तब वो एलुरॉन में प्रवेश करता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एलुरॉन सेल्स बहुत ज्यादा है और स्क्यूटेलम की सेल्स बहुत कम है। तो अगर हम उसको चेक करेंगे तो हो सकता है एलुरॉन सेल्स से कुछ मिक्सचर यानी इम्प्योर, मतलब आप उतना ज्यादा स्क्यूटेलर सेल्स को अलग ना कर पाए और उसमें कुछ एलुरॉन सेल भी चली जाए उस जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है जो आपको अल्फा एमाइलेज दिखाई दे रहा है स्क्यूटेलम में, वो एक्चुअली में एलुरॉन सेल का हो। तो उसमें ये देखा गया कि अगर हम स्क्यूटेलर एपिथीलियम में cDNA, बल्कि cDNA मत कहिए, कि जो कॉन्टेमिनेशन है उसमें स्क्यूटेलर एपिथीलियम में अगर हम मैसेंजर आरएनए, किसका, अल्फा एमाइलेज का, अगर मैसेंजर आरएनए होगा स्क्यूटेलर की एपिथेलियल सेल में, तो निश्चित रूप से वो ट्रांसलेट होकर के अल्फा एमाइलेज ही बनाएगा। तब यहां पर हमने ये देखा कि अगर अल्फा एमाइलेज का मैसेंजर आरएनए है तो वो cDNA जो हमने इसका बनाया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, उससे हाइब्रिडाइज कर जाएगा, उससे हाइब्रिडाइज कर जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि अल्फा एमाइलेज प्रेजेंट है किसमें, एपिथेलियल सेल में, किसके, स्क्यूटेलम के। तो ऐसा हुआ वास्तव में, और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को वहां पर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो cDNA है वो स्क्यूटेलम के एपिथेलियल सेल्स में मैसेंजर आरएनए को हाइब्रिडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी आज के डेट की जानकारी क्या हुई, जानकारी ये हुई कि जो बिल्कुल कंफर्म था कि एलुरॉन सेल ही अल्फा एमाइलेज बनाते हैं, वो डाउटफुल है और चैलेंजेबल है। यानी हम अब कह सकते हैं कि अल्फा एमाइलेज एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के स्क्यूटेलम में जो कि उसका एक कॉटिलिडन है, उसमें भी इनिशियल स्टेज में बनता है। बाद के स्टेज में वो सिर्फ और सिर्फ एलुरॉन सेल में ही बनता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जहां पर कि इम्बाइबिशन हो गया है और जर्मिनेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, वहां पर अल्फा एमाइलेज स्क्यूटेलम में भी बन रहा है। तो हमारा जो सीड जर्मिनेशन का टॉपिक था वो आज यहाँ ख़त्म होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे वो सीडलिंग ग्रोथ पर होगा, क्योंकि सीड जर्मिनेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे ही रेडिकल सीड से बाहर आता है, जर्मिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब रेडिकल बढ़ेगा, प्लूमूल निकलेगा, ये सारा का सारा कंट्रोल जो प्रोसेस है ये किस में आ जाएगा, सीडलिंग ग्रोथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।